अभी हमें देखना है ह्यूमन सीबीडी। ये इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, बट इसके जो इम्प्लीकेशंस हैं, इसका जो बेसिक रूट की अंडरस्टैंडिंग है, उस पर मेंस में क्वेश्चंस हैं। मतलब इस प्रोटोकॉल पर नहीं, जिस टॉपिक को ये लेता है, जैसे यूनिवर्सल क्लाइमेट चेंज को लेता है, तो क्लाइमेट चेंज में क्या है, मेंस में क्वेश्चन है। बट वो क्वेश्चन पेपर 3 में नहीं है, जहां पर हमारा एनवायरमेंट का क्या है, सिलेबस है। वो क्वेश्चन है पेपर 1 में, ज्योग्राफी में। और वैसे भी यहां पर यूपीएससी में तुम्हें सब्जेक्ट को बाइफरकेट नहीं करना है, सब कुछ क्या है, इंटरलिंकिंग है। तो नेक्स्ट हेडिंग, जैव विविधता पर अभी समय, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। जैव विविधता पर अभी समय, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। अर्थ है, और अर्थ में जिस हिसाब से आपके क्लाइमेट में स्टेबिलिटी रही है, तो यहां पर जो है स्पीशीज की, उनकी आनुवंशिकता, जीन्स की क्या है, डाइवर्सिटी है। इवन जो उनका हैबिटेट है, आवास, उनमें भी क्या है, डाइवर्सिटी है। बट ह्यूमन जिस तरह डेवलप कर रहा है, वो उनके हैबिटेट को फ्रेगमेंट कर रहा है, विखंडित कर रहा है। इस हैबिटेट में अनवांटेड, अवांछित क्या डाल रहा है, एलिमेंट्स डाल रहा है। उस संदर्भ में वो डाइवर्सिटी क्या हो रही है, खत्म हो रही है। प्लस ह्यूमन खुद ही उस बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो है उसमें क्या कर रहा है, सिंथेसिस, नए जीवों को बनाकर क्या कर रहा है, डाल रहा है। एग्जाम्पल, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, जीएम फसलें, आनुवंशिक तौर पर क्या, रूपांतरित फसलें। और उन सब के कारण ये आपकी जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी क्या हो रही है, खत्म हो रही है। तो उस कंसर्न के कंटेक्स्ट में ग्लोबल एफर्ट लिया गया है, वही आपका कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। और 1972 अगर हम स्टॉकहोम को भी देखें, तो स्टॉकहोम में क्लाइमेट चेंज तो इश्यू नहीं था, एनवायरमेंट क्या था, इश्यू था। तो वहां पर बायोडाइवर्सिटी के रोल जो है उसको डिस्कस किया गया था, तो उसी कंटेक्स्ट में 1992 जो आपकी रियो कॉन्फ्रेंस होती है, वो स्पेसिफिकली वहां के लिए क्या लेके आती है, अभी समय कन्वेंशंस लेके आती है, वही है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो ये जो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, यह जो है जो आपके एनवायरमेंट में जो भी कंपोनेंट्स हैं, अवयव मिलते हैं, उनके सस्टेनेबल यूज की बात करता है। यह बात करता है एनवायरमेंट में रिसोर्स है। हमारी इंडिया के एक ट्राइब है इरुलाज, वो स्नेक को पकड़ने में माहिर है, उनकी एक्सपर्टीज है। अब किसी को अगर स्नेक काट जाता है तो उसका एंटीडोट बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, जहर चाहिए। अब वो फार्मा कंपनियां उस जहर को पकड़ने के लिए सहायता किसकी लेगी, इरुलाज की, बनाएगी, प्रॉफिट कमाएगी। बट वो ज्ञान किसका है, इरुलाज का। तो उस कंटेक्स्ट में जो बायोडाइवर्सिटी के कंटेक्स्ट में इसके पास नॉलेज है, और उस नॉलेज को अगर एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, उसका खनन किया जा रहा है, विच आर बीइंग यूज्ड, उसका मार्केटिंग किया जा रहा है, तो उस कंटेक्स्ट में, नॉलेज के कंटेक्स्ट में जो भी प्रॉफिट हुआ, वो भी क्या करना है, साझा, वो भी यहां पर क्या है, पार्ट है। प्लस मेन गोल था ही जैव विविधता का क्या करना, संरक्षण करना। तो इस कंटेक्स्ट में पहले मैं ब्रॉड ओवरव्यू दे देता हूं, बाद में लिखना तो हो ही जाएगा।
लिखने के लिए तो बुक्स भी हैं। तो इसमें याद रखना है सीबीडी जो है जैव विविधता के संरक्षण की बात करेगा। तो यह सीबीडी जो है यह क्या है, कन्वेंशन है। जैसे यूएनएफसीसीसी क्या कन्वेंशन है। तो जैसे यूएनएफसीसीसी की मीटिंग हर साल हो रही थी, इसकी मीटिंग भी होगी, पर इसकी मीटिंग होगी 2 साल में एक बार, 2 साल में एक बार। और यहां पर यह जो कन्वेंशन है वह है आपका किसके लिए है, बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता के लिए। इसके साथ साथ यह अपने 2 और इंपॉर्टेंट गोल भी रखता है। तो इनको इंप्लीमेंट करवाने के लिए फिर इसके तहत क्या आएंगे, प्रोटोकॉल्स आएंगे। तो यहां पर इसके तहत 2 प्रोटोकॉल होंगे। एक प्रोटोकॉल आएगा कार्टाजीना का, सेकंड प्रोटोकॉल आएगा एक आपका नगोया। डिफरेंट प्रोटोकॉल्स होंगे। अब इन प्रोटोकॉल की खुद की क्या होगी, मीटिंग होगी, और इसकी खुद की भी क्या चलेगी, मीटिंग चलेगी। तो इसकी जो मीटिंग होती है उसको भी हम क्या बोलते हैं, और वो सीओपी किसका होगा, सीबीडी का होगा। सीओपी किसका होगा, सीबीडी का होगा। जैसे इसकी इस साल 26 में मीटिंग होनी है अर्मेनिया में, और इस संदर्भ में उसका मस्कट क्या होगा, लोगो क्या होगा, वो भी जारी किया गया, वो न्यूज में है 2 महीने से। ये होगी अक्टूबर नवंबर के आसपास। तो अक्टूबर नवंबर के आसपास होगी। एग्जाम है मेंस का किसमें, अगस्त सितंबर में। तो यहां पर क्वेश्चन होगा, यहां पर क्वेश्चन होगा। तो बायोडाइवर्सिटी कंसर्न का विषय, इसी को लेकर ये क्या है, एक कन्वेंशन है। तो आपके जो लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है, जीवित और संश्लेषित जीव हैं, उसके कारण जो एनवायरनमेंट को क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। ह्यूमन अपनी एक्टिविटी की वजह से जो क्या कर रहा है, एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रहा है। इसके संदर्भ में जीव स्पीशीज को, इसके कंटेक्स्ट में जीन आनुवंशिकी को, इसके कंटेक्स्ट में जो आपकी बायोम्स या इकोसिस्टम जो है, पारिस्थितिक तंत्र है, जो आपके डिफरेंट क्या है, सिस्टम है। जैसे ट्रॉपिकल उष्णकटिबंधीय, ट्रॉपिक्स, सब ट्रॉपिक्स, उपोष्ण, ये जो है इनको जो चेंज आ रहा है, इनमें जो परिवर्तन हो रहा है, उसी के लिए कौन है, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इसी में लिखो पहला, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। दिस कन्वेंशन इज टू प्रोटेक्ट, preserve and promote. Convention is to protect, preserve and promote biological diversity. Biological diversity इस अभिसमय का लक्ष्य जैव विविधता का संरक्षण व उसका संवर्धन करना है, उसका संवर्धन करना है। इसके निम्नलिखित लक्ष्य हैं। इट हैज फॉलोइंग गोल्स, इट हैज फॉलोइंग गोल्स। ये निम्नलिखित लक्ष्य हैं। फर्स्ट, कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जैव विविधता का संरक्षण, जैव विविधता का संरक्षण। नेक्स्ट, द सस्टेनेबल यूज ऑफ इट्स कंपोनेंट, इसके अवयवों का सतत या संपोषणीय उपयोग, इसके अवयवों का सतत या संपोषणीय उपयोग, द सस्टेनेबल यूज ऑफ इट्स कंपोनेंट। सेकंड पॉइंट। थर्ड,
द फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स अराइजिंग फ्रॉम जेनेटिक रिसोर्स, आनुवंशिकी हिंदी में संसाधनों के निष्पक्ष व समतापूर्वक उपयोग को बढ़ावा। मतलब क्या है, जिसका रिसोर्स है, अभी मैं इसको डिटेल में आऊंगा जब तुम्हें नगोया पढ़ाऊंगा। जैसे यूरोलास मैंने समझाया, तो उसका यूज करके फार्मा कंपनी क्या बना रही है, प्रॉफिट एंटीडोट। अब उसका ह्यूज शेयर है उसके पास, बट इसके नॉलेज की वजह से आया है, इसके साथ क्या करना है, शेयर करना है। वही है प्रिंसिपल, फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग, निष्पक्ष और समतापूर्वक क्या करना है, उसको शेयर करना। यह यूएनसीबीडी जो है, जैसे ट्रिपल सी साइन हुआ है कब, 92, लागू हुआ है कब, 94, पहली मीटिंग कब हुई है, ऐसे यहां पर भी होगा, साइन हुआ है कब, 92। नेक्स्ट लिखो, एनफोर्स्ड इन 1993, सीबीडी लागू 1993, 1993। फर्स्ट मीटिंग बहमास 94, फर्स्ट मीटिंग बहमास, BAHAMAS, बहमास, कैरिबियन आइलैंड, बहमास 94। याद नहीं रखने, ये दूसरों को दिखाने के लिए काट देना। बहमास मीटिंग टेक्स प्लेस आफ्टर एवरी 2 ईयर, मीटिंग टेक्स प्लेस आफ्टर एवरी 2 ईयर। इसकी मीटिंग 2 साल में एक बार, 2 साल में एक बार। इसका सचिवालय मॉन्ट्रियल में स्थित, सीबीडी सेक्रेटरीट इज इन मॉन्ट्रियल, मॉन्ट्रियल सचिवालय मॉन्ट्रियल, मॉन्ट्रियल कहाँ है, कनाडा। देन इट ऑपरेट्स अंडर यूनिपी, यह यूनिपी के द्वारा कार्यान्वित, यूनिपी के द्वारा कार्यान्वित। फंडिंग बाय GEF, तो वित्तीय सहायता GEF के द्वारा, GEF के द्वारा। नेक्स्ट, सीबीडी के तहत प्रोटोकॉल्स, प्रोटोकॉल्स अंडर सीबीडी। सीबीडी के तहत प्रोटोकॉल्स, थोड़ा प्रोटोकॉल्स बता देता हूं, उसके बाद जो करंट डेवलपमेंट होंगे ना सीबीडी के, कि 22 में क्या हुआ, 24 में क्या हुआ, 26 कहाँ होगा, वो बाद में देख लेंगे। एक बार इसको समझ में आने दो। फिर सीबीडी के तहत प्रोटोकॉल, सीबीडी ब्रॉडली जो है, इसमें 2 प्रोटोकॉल है, कार्टाजीना, नगोया। कार्टाजीना है कि आपके स्पीसीज हैं जीवित,
उसमें आप क्या करते हो, सिंथेसिस करते हो अगेन एनवायरमेंट, जैसे जीएम ब्रिंजल, जीएम कॉटन, ये सब, या अदर स्पीशीज भी हो सकते हैं। इनकी वजह से एनवायरमेंट को क्या ना हो, नुकसान ना हो। प्लस ये कहीं बने हैं, इसको अदर कंट्री क्या कर रहा है, इंपोर्ट कर रहा है। तो इस संदर्भ में जो सेंडिंग कंट्री है, जो रिसीवर कंट्री है, जो पाने वाला है और जो देने वाला है, वो कैसे उन सूचनाओं को, इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करेंगे, क्या इंफॉर्मेशन उनके बीच में क्या होगी, एक्सचेंज होगी। उसके लिए कौन है, कार्टाजीना। ये आया है ईयर 2000 में, मतलब साइनिंग के लिए, लागू होगा 2003 में। कब लागू होगा, 2003 में। तो यह कार्टाजीना प्रोटोकॉल जो है, यह जो है वह आपका लिविंग एंड मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म में। अब मैंने कहा रिसीविंग और वो, तो इसके लिए मैकेनिज्म डेवलप करेगा, और मैकेनिज्म आएगा इसका बायो क्लियरिंग हाउस। चाहिए इसको क्या देगा, इंफॉर्मेशन। अब ये हो रहा है, तो एक तरह से यहां क्या हो गया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट आ गया। अब इस इंपोर्ट एक्सपोर्ट में और भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो यह जो है अदर जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट है उसको क्या करता है, रद्द नहीं करता। वो अपने आप चलेंगे, वो केवल अपने एरिया में क्या करेगा, देखेगा। और इस कंटेक्स्ट में जीएम के मेडिसिन में अलाउ को क्या करता है, करता है। अब अलम्मो या संश्लेषित जीव मेडिकल में या खा रहे हो, हेल्थ इश्यू होगा, और इस कंटेक्स्ट में अगर कोई हेल्थ इश्यू हो रहा है उसको ये डील नहीं करता है। ये केवल और केवल डील किसको करता है, एनवायरमेंट। डाइवर्सिटी क्या होगा, जो आपकी जीवित संश्लेषित जो जीव है उससे एनवायरमेंट को क्या हो रहा है, नुकसान, बस उसी को ये क्या करता है, डील करता है। तो इसमें जो है बायो क्लियरिंग हाउस है, तो इसमें कंसेप्ट है एडवांस इन्फॉर्म्ड एग्रीमेंट का। ये कंट्री है, ये एक्सपोर्टिंग कंट्री है, लेट्स से इंपोर्टिंग कंट्री है। तो ये अगर एक्सपोर्ट कर रहा है तो इसको क्या है, सूचना बतानी होगी, ये जीव है, क्या इसकी स्पेशलिटी है, कौन से एनवायरमेंट वगैरह में रह सकता है, कैसे कर सकता है, ये सारी इंफॉर्मेशन क्या है, इसको देनी होगी। वही कंसेप्ट है क्या, एडवांस इन्फॉर्म्ड एग्रीमेंट का। और फिर आपका आता है नगोया। देखो कार्टाजीना, एक एक करके लिखवा देता हूं। कार्टाजीना हस्ताक्षरित सन 2000, साइंड इन ईयर 2000, हस्ताक्षरित सन 2000 में, साइंड इन ईयर 2000, लागू एनफोर्स्ड कब, 2003, याद नहीं रखने ईयर, 2003। It is related to handling of living and modified organism, living and modified organism, ब्रैकेट में लिख दो LMO, LMO। यह जीवित व संश्लेषित जीवों से संबंधित प्रोटोकॉल, जीवित व संश्लेषित जीवों से संबंधित प्रोटोकॉल। नेक्स्ट, टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग LMO, क्या है LMO, टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग LMO, it establishes bio clearing house। LMO के आदान प्रदान के लिए यह बायो क्लियरिंग हाउस की स्थापना करता है। टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग LMO, इट एस्टेब्लिशेस बायो क्लियरिंग हाउस। जब भी क्वेश्चन होगा तो क्या होगा, ये नहीं होगा बायो क्लियरिंग हाउस क्या है। प्रेजेंटली बायो क्लियरिंग टर्म्स वाज इन यूज इन द कंटेक्स्ट ऑफ। अब इसमें ये तो कर दिया, तो इंस्टीट्यूशन हो गया। अब वो जो इंफॉर्मेशन होगी उसमें कंसेप्ट क्या है,
एडवांस इन्फॉर्म्ड एग्रीमेंट का मतलब आपको पहले सूचना देनी होगी, ऐसा नहीं कि बाद में। तो वहीं पर एक वर्ड लिखो, इट हैज आल्सो हैज अ कंसेप्ट ऑफ AIA। इसके तहत एडवांस इन्फॉर्म्ड एग्रीमेंट, हिंदी में है अग्रिम सूचना समझौता, पर हिंदी अनुवाद क्या करेगा पता नहीं है, तो इंग्लिश ही लिखना और हिंदी भी लिख लेना, अग्रिम सूचना समझौता। इट हैज ए कंसेप्ट ऑफ एडवांस इन्फॉर्म्ड एग्रीमेंट which provide procedure to give necessary information, to give necessary information to whom, किसको, to provide necessary information to take informed decision, to take informed decision। इसके तहत आवश्यक सूचना की जानकारी हेतु, आवश्यक सूचना की जानकारी हेतु तंत्र, ताकि आयातित देश, ताकि आयातित देश सूचित निर्णय ले सके, सूचित निर्णय ले सके। मतलब उसकी चॉइस को क्या करना है, बढ़ाना है या घटाना है, बढ़ाना है, करना है कि नहीं करना। नेक्स्ट, दिस प्रोटोकॉल अलाउज यूज ऑफ GM इन मेडिसिन, यूज ऑफ GM इन मेडिसिन। GM मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड, यह आनुवांशिक तौर पर संशोधित जीवों के दवाइयों में उपयोग की अनुमति देता है, दवाइयों में उपयोग की अनुमति देता है। अलाउ यूज ऑफ GM इन मेडिसिन। नेक्स्ट, इट डू नॉट एड्रेसेस, do not addresses health issue arising out of GM, arising out of GM food, out of GM food, GM फूड। अगर जेनेटिकली मॉडिफाइड कोई खाना खाया है, बीटी ब्रिंजल खाई है, बीटी जो है आपने मस्टर्ड खाया है, उसकी वजह से आपको नुकसान हो गया है, तो इसके तहत क्या नहीं है, कुछ प्रोविजन नहीं है। यह है GM खाद्यान्न से संबंधित स्वास्थ्य चिंताओं को संज्ञान में नहीं लेता, को संज्ञान में नहीं लेता। फंडिंग का वित्त पोषण कौन, GEF, फंडिंग GEF। नेक्स्ट, नगोया प्रोटोकॉल, सेकंड प्रोटोकॉल नगोया, सेकंड प्रोटोकॉल नगोया। मैं पहले समझा देता हूं, समझ लेना, फिर मैं लिखवा दूंगा, है ना। कुछ कुछ टर्म्स मुझे समझानी है। पहले मैं कुछ टर्म्स पे आऊंगा फिर समझाऊंगा। पहले मुझे समझानी है बायोपायरेसी, बायोप्रोस्पेक्टिंग। पहला वर्ड
ये समझा दूंगा तो पायरेसी फिर समझ में आएगी। प्रोस्पेक्ट का मतलब क्या होता है? अभी नकल का जमाना क्या आ गया है? दिया चैट जीपीटी को आंसर। पहले नकल का जमाना क्या था? जब ह्यूमन के पास कुछ नहीं था, डिक्शनरी खोली, प्रोस्पेक्ट क्या होगा, फिर वो क्या करता, बायो प्रोस्पेक्ट को क्या करता था, मिलाता था, और फिर क्रिएटिव वे से क्या करता, थिंक करता था। तो चैट जीपीटी आपकी क्रिएटिव थिंकिंग को क्या कर रहा है, किल कर रहा है। और कोचिंग कल्चर भी क्या कर रहा है, वही कर रहा है। पर क्रिएटिव थिंकिंग होगी तो चैट जीपीटी का यूज करना क्या है, कैसे करना है, वो और क्रिएटिव थिंकिंग को क्या कर सकता है, बढ़ा सकता है कि आप यूज करते कैसे हो। तो जो जीरो टेक्निक है, जैसे कभी भी हॉलीवुड या साइंटिफिक साईफाई मूवी जब देखी होगी, जब सब कुछ फेल हो जाता है, बैक कहां जाते वो, जीरो पर, और उससे सोचकर क्या करते हैं, आंसर करते हैं। वही थिंकिंग तुम्हें सीखनी। प्रोस्पेक्ट सर्च करो पहले इंटरनेट पर, बायो प्रोस्पेक्ट सर्च मत करना, प्रोस्पेक्ट क्या होता है वो सर्च करो। क्या? पॉसिबिलिटी दैट समथिंग विल हैपन। तो बायो प्रोस्पेक्ट मतलब कुछ होगा जिससे आप कुछ कन्वर्ट कर सकते, यही मीनिंग है। बायो प्रोस्पेक्ट का मतलब है, अब देखो ये जो थिंकिंग है बायो है, प्रोस्पेक्ट मतलब समथिंग विल हैपन, कुछ बनेगा, कुछ संभावना है, बायो की कुछ संभावना है। इससे फिर तुम मीनिंग निकालोगे, फिर आंसर आएगा, वो एक्चुअल में तुम्हारी क्या है, थिंकिंग है, और उससे तुम्हें कुछ सीखने को मिलेगा। यहीं से वर्ड है, नेचर में आपके कुछ बायो है, पदार्थ है, उसमें संभावना है किसी चीज की, प्रोस्पेक्ट है। तो कंपनीज उस बायो, उस इंफॉर्मेशन को, जो किसी बायोलॉजिकल जो है ऑर्गेनिज्म या कोई बायोलॉजिकल प्रोसेस, जैविक प्रक्रिया या उनके बारे में है, उनसे वो क्या बना रही है, कुछ उत्पाद बना रही है। क्या बना रही है, प्रोडक्ट, और उसको कमर्शियलाइज कर रही है, उसका क्या कर रही है, वाणिज्यीकरण। वो कंसेप्ट है बायो प्रोस्पेक्टिंग, लेमन टर्म्स में। अब ये जब कर रही है, तो वो जो इंफॉर्मेशन है, वो जो बायोम का प्रोसेस है, वो कोई ना कोई कम्युनिटी, कोई ना कोई जो है उसको रख रहा होगा। उसी को अदर ने क्या किया, उसका प्रोस्पेक्ट किया, और उससे क्या बनाया, बेनिफिट उठाया, लाभ उठाया। जबकि एक्चुअल नॉलेज किसका था, जो पहले से सालों से उसको करता आ रहा है। तो इसके कंटेक्स्ट में इस कंपनी को जो ये प्रोस्पेक्टिंग कर रही है, इसके साथ बेनिफिट को क्या करना चाहिए, शेयर करना चाहिए। तो उसी के लिए आपका है कौन, नगोया, फेयर एंड इक्विटेबल शेयर। अब कई लोग जो है कर ले रहे हैं, प्रॉफिट साझा नहीं कर रहे हैं, और वो क्या कर रहे हैं, जैसे इंडिया की हल्दी पेटेंट है यूएसए में, वो कंसेप्ट क्या, बायो पायरेसी। अब इस कंटेक्स्ट में इनको रोकने के लिए, क्योंकि हमारे बहुत सारे स्क्रिप्चर्स में है, तो उसको रोकने के लिए गवर्नमेंट अपने उस डिजिटल नॉलेज को डिजिटल फॉर्म में लेके आ रही है। किसमें, जहां पर उस सारी इंफॉर्मेशन को डिजिटाइज किया जा रहा है, ताकि फ्यूचर में अगर कोई क्लेम करिए उनका नॉलेज है, हम पहले ही कह सके हमारे पास क्या। इस संदर्भ में गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है, मैं समझाऊंगा। इस पर यूपीएससी ने मेंस में 2 क्वेश्चन पूछे हैं। कितने, 2। ट्रेडिशनल नॉलेज क्या होता है, इस पर क्वेश्चन पूछा पेपर 1 सोसाइटी में। ट्रेडिशनल नॉलेज मॉडर्न नॉलेज में अंतर क्या है, सोसाइटी में क्वेश्चन है।
इसके लिए कौन है? नगोया। प्लस नगोया है इन जनरल जो डाइवर्सिटी है, जो विविधता है, उसका भी संरक्षण। तो उसके लिए नगोया 2 टारगेट रखेगा। इतना समझ में आ गया? तो पहले लिख लेते हैं, पता लगा फिर बाउंस मार जाएगा। बट ये काम के नहीं याद रखना, बस एक अंडरस्टैंडिंग के लिए, ताकि जब न्यूज़पेपर में वर्डिंग पढ़ रहे हो तो क्या है, समझ में आने लगे। बट अदरवाइज यहां से क्या होगा, क्वेश्चन नहीं होगा। लिखो बायो प्रोस्पेक्टिंग, बायो प्रोस्पेक्टिंग, बायो प्रोस्पेक्टिंग, it is bioprospecting, it is related to use of bio information or processes or product and their commercialization, their commercialization and their commercialization। यह है जैव संसाधनों या प्रक्रियाओं या सूचनाओं के उपयोग वह वाणिज्यीकरण से संबंधित है, या वाणिज्यीकरण से संबंधित है। याद रखना, एग्जाम में डेफिनेशन याद रट्टा नहीं मारनी है। कंसेप्ट अगर समझ में आएगा तो ऑटोमेटिक अपने वर्ड्स में क्या है, लिख लोगे। तुम्हें ऑटोमेटिक अपने वर्ड्स में सीखना है। नेक्स्ट, बायो पायरेसी। एक तरह से जैव ज्ञान या विविधता की चोरी। In one way, stealing the knowledge of biodiversity. बायोडाइवर्सिटी। नेक्स्ट, वहीं पर एक स्टार मार्क लिख के टीकेडीएल, TKDL फुल फॉर्म है ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी। इसको लिख लो 2-3 लाइन। इट इज डिजिटल रिपोजिटरी ऑफ इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम। यह भारतीय पारंपरिक जैव विविधता ज्ञान, जैव विविधता ज्ञान का डिजिटल भंडार है, का डिजिटल भंडार है, ताकि जैव चोरी को रोका जा सके, ताकि जैव चोरी को रोका जा सके, सो दैट बायो पायरेसी कैन बी चेक्ड, so that biopiracy can be checked. It was constituted in 2001. यह 2001 में आया है।
यह है पहल, इट इज इनिशिएटिव ऑफ आयुष मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, आयुष मंत्रालय। इनिशिएटिव ऑफ आयुष मिनिस्ट्री, आयुष मंत्रालय तथा CSIR की पहल। CSR की पहल क्या है? CSR क्या है? फुल फॉर्म नहीं, हमेशा फुल फॉर्म के पीछे पड़े रहते हो। यूपीएससी फुल फॉर्म नहीं पूछेगा। जैसे एग्रीकल्चर के कंटेक्स्ट में हमारी अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है आई नाम स्लिप हो गया, ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ऐसे साइंस के लिए जो हमारी टॉप अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है वो CSIR, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इनके जो फाउंडर थे भटनागर, उन्हीं के नाम पे साइंस अवार्ड दिया जाता है। तुम्हारे सिलेबस में मेंस में है इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन, उसी में शांति स्वरूप भटनागर और उनके कामों को पढ़ना है। शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड दिया जाता है, फाउंडर हैं CSIR के। CSIR व आयुष मंत्रालय की क्या है? पहल। अब यहां पर जो मेंस का क्वेश्चन होता है उसमें लोग रट्टा मारते हैं, कैसे कैसे होगा। और एक बार आंसर राइटिंग आएगी समझ में आएगा कि रट्टा नहीं मारना है। अगर पता है तो मैं खुद ही कर सकता हूं, ये हेल्प कैसे करेगा। अगर ये है हमारे पास क्या रहेगा? डाटा, वी कैन क्लेम। अगर ये है तो वो उस सेंस में क्या होगा? मेंस। अभी मैं उस तरफ नहीं बढ़ रहा हूं, ठीक है। ये प्रीलिम्स के लिए फैक्ट याद रखना है TKDL का। नेक्स्ट नगोया आ गया ना। नेक्स्ट, दिस Nagoya implements the provision of access and benefit sharing. Nagoya implements provision of access and benefit sharing. Nagoya पहुंच व लाभ साझाकरण के प्रावधान को कार्यान्वित करता है। कन्वेंशन तो क्या गोल आ गया, कैसे होगा? वो कौन करता है? ये नगोया केम इन 2010, हस्ताक्षरित 2010, लागू इंप्लीमेंट 14। नगोया कहाँ है? जापान। जब ये नगोया आ रहा है तो इस नगोया में केवल एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग नहीं है, यह भी है कि आप बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट कैसे करोगे। तो इसमें दो जो है टारगेट आ रहे हैं। एक आ रहा है यहां पर मिड टर्म टारगेट, मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म टारगेट। एक आ रहा है शॉर्ट टर्म टारगेट। जो ये टारगेट है मिड टर्म, इसको प्राप्त करना 50 तक। जो शॉर्ट टर्म है प्राप्त करना है कब तक? इन्हीं को बोलते हैं आईची टारगेट। अब इसके बाद कुछ करना है तो इसकी मीटिंग 21 में होगी कुनमिंग। हाफ पार्ट कुनमिंग में होगा, हाफ पार्ट मॉन्ट्रियल में आएगा। तो वहां आएगा कुनमिंग मॉन्ट्रियल फ्रेमवर्क, कुनमिंग मॉन्ट्रियल फ्रेमवर्क। वही फिर बायोडाइवर्सिटी क्या लेके आएगा? टारगेट लेके आएगा। और यहां पर एक टारगेट आएगा 2030 तक लैंड व ओशन के 30% जो एरिया है
डायवर्सिटी को क्या करना है, संरक्षण। उसी में क्या आएगा, कुनमिंग मॉन्ट्रियल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क, और वहीं पर आएगा 30 क्रॉस 30। ये जब ये था तो यूपीएससी ने सीडीएस में क्वेश्चन पूछा था। ये पता होना चाहिए पूछ क्यों रहा है। अभी मुझे नहीं रखना है, याद नहीं रखना, मुझे बेस याद रखना है, कुछ वर्ड्स याद रखना, पर पता होने क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है, ताकि करंट प्रिपेयर करने में क्या होती है, आसानी होती। क्योंकि इस क्लासेस के बाद में पता लगने का निकालना क्या है, 2 पेज है तो 2 पेज नहीं पढ़ने, बिकॉज यहाँ टीचर भी क्या कर रहा है, वो पीडीएफ ही रीड कर रहा है, तो बच्चों को लगता है सारा ही इंपॉर्टेंट है, जबकि क्या होता है, निकालना होता है कुछ, पर उतना ही याद रखना होता है। देखो, नगोया has two targets और 2 प्लान्स। नगोया के तहत 2 कार्य योजनाएं, मिड टर्म कब प्राप्त करनी है, मध्यमकालीन व दीर्घकालीन कब प्राप्त करनी है, 2050 लघुकालिक शॉर्ट टर्म कब, 2020, जिसका दूसरा नाम आईची टारगेट। जैसे यूपीएससी में एक और जो आईआईटी है ना, मोस्टली कुछ हो भी नहीं है तो एक वो लिखता है कि कार्टून करेक्टर पसंद है, तो चेयरमैन भी इतना ऊब चुके हैं कि जापानीज करेक्टर पर एक एक डिटेल उनको पता हो चुकी है। तो हॉबी बनानी नहीं है, हॉबी को डेवलप करो। लास्ट में एग्जाम में सब घिसी पिटी हॉबी बनाने लगते हैं। हॉबी का मतलब होता है जब भी कुछ नहीं कर रहे हो, कुछ भी क्या कर रहे हो, एंजॉय कर रहे हो। मूवीज देखना भी क्या है, हॉबी हो सकती है। देखते हैं जिसको इच्छा होती है वो उस हिसाब से पढ़ता भी है उसको। एक्सप्लोरेशन, बच्चों से बातचीत करना भी हॉबी हो सकती है। मम्मी से बातचीत करना या एक्सप्लोर करना या बड़े बूढ़ों से बातचीत करना भी हॉबी हो सकती है। ठीक है, अब वो होता है कि वहां जब कर रहे हो तो तुम्हें एक्चुअल में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होगा, इसलिए हॉबी और इंटरेस्ट में डिफरेंस है। वो होता है हॉबी एंड इंटरेस्ट, लोग समझ नहीं पाते हॉबी क्या और इंटरेस्ट क्या है। क्लियर है? अब थोड़ा हम इसके सीओपी को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सीओपी इसका जो है पहला कहाँ होगा, 94 में होगा। इसकी मीटिंग 2 साल में एक बार होगी। तो जो इसकी 26 में होनी है वो होनी है आर्मेनिया में, रेवन। कौन सी सीओपी होगा, काउंट करो। सत्रह। मैथ्स भी वीक है क्या, वेस्टबोर्न नहीं हुई है, स्कॉलमिंग वाली 2 पार्ट में हो गई है, 17वीं होगी। तो 94 वाली पहली थी, 94 वाली पहली थी, 17वीं ठीक है। अब तो इसमें हम 15 में क्या हुआ, 16 में क्या हुआ, 17वीं, तीनों को देखना है, बाकी सबको उड़ा देना है। इसमें बोगिस बोगाई वगैरह डायलॉग हैं, वो पहले मैं लिखवाता था, अब नहीं लिखवा रहा हूँ क्योंकि काम के नहीं। तो हमें COP 15 को डिटेल में देखना है, थोड़ा COP 16, वहाँ पर आपका एक फंड आएगा काली फंड, उसको डिटेल में देखना है। और केवल 17 में तो नाम करके साइडलाइन हो जाना है क्योंकि वो होगी। तो उसका एक मस्कट आएगा, यस, उस मस्कट के बारे में थोड़ा देख लेना है, अदरवाइज नहीं देखना है। मतलब जो उसका क्या होगा, जो उसको क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट, जितना पढ़ा है मैं रिवाइज करवा देता हूँ। UNCBD आपका जो है 2 प्रोटोकॉल्स हैं इसमें। आपका CBD साइन 1992 93 में आया है, पहला COP बहमास में होगा। 14 COP याद नहीं रखना है। 15 आपका कुनमिंग में फर्स्ट पार्ट होगा, सेकंड पार्ट कहाँ होगा, मॉन्ट्रियल में। तो लिखो 15 COP। 15th COP किसका, CBD का।
द आउटकम ऑफ दिस इज, मैं जो जो लिखवाते रहूं बस उतना लिखते रहना। द आउटकम ऑफ दिस इज, इस मीटिंग का आउटकम या परिणाम कुनमिंग मॉन्ट्रियल जैव विविधता ढांचा बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, कुनमिंग मॉन्ट्रियल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, कुनमिंग मॉन्ट्रियल जैव विविधता ढांचा। इसके बारे में यहीं पर इसी के बारे में लिखवा रहा हूं। जब भी कोई डॉक्यूमेंट आता है, फ्रेमवर्क आता है जैसे, तो उसमें ब्रॉड गोल्स होते हैं। गोल्स के अंदर क्या होते हैं, लक्ष्यों के अंदर क्या होते हैं, टारगेट्स भी होते हैं। तो इस कुनमिंग मॉन्ट्रियल फ्रेमवर्क के 4 ब्रॉड गोल्स हैं, उसके अंदर जो है 28 क्या है, टारगेट्स। क्या है याद नहीं रखना, ये हैं खत्म। ये इसलिए याद रखना है हमारी इंडिया की एक पॉलिसी थी, इसमें ब्रॉड गोल्स कितने हैं, टारगेट क्या है, एग्जैक्टली यूपीएससी ने पूछ लिया था सीडीएस में। है क्या याद नहीं रखना है। दिस फ्रेमवर्क हैज, कौन सा फ्रेमवर्क हैज 4 goals and 28 टारगेट। इस ढांचे के 4 लक्ष्य, 4 goals व 28 टारगेट। द फिलोसॉफी ऑफ दिस फ्रेमवर्क, the philosophy of this framework is to reduce biodiversity loss, to reduce biodiversity loss, restore ecosystem, restore ecosystem and protect indigenous rights, and protect indigenous rights, and to protect and restore, protect and restore 30% area of the planet, 30% area of the planet by 2030, by 2030 ब्रैकेट में 30x30 टारगेट, 30x30 टारगेट। इस ढांचे के तहत जैव विविधता क्षरण को रोकना, जैव विविधता संरक्षण को रोकना, संरक्षण को, जैव विविधता क्षरण को रोकना, जैव विविधता क्षरण को रोकना तथा पारिस्थितिकी तंत्र का पुनः संवर्धन करना शामिल है, और 2030 तक पृथ्वी के 30% क्षेत्रों का संरक्षण करना है, क्षेत्रों का संरक्षण करना है। ऑल्सो नाउन एज ब्रैकेट में 30x30 टारगेट, 30x30 टारगेट।
नेक्स्ट COP16, COP16 काली, महाकाली नहीं, काली फंड, काली कॉन्फ्रेंस, CALI कब होगी? 24। पहले कंसेप्ट समझा देता हूं, फिर आता हूं। स्पीशीज है, जब हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, इस स्पीशीज का यूज करके हम कुछ प्रोडक्ट वगैरह, अब हमारे पास एक टेक्निक है, हम जो आनुवंशिकी है, जीनोम है, उसकी जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन है, कैसे है, उसके पास करेक्टरिस्टिक क्या है, किस करेक्टरिस्टिक के कारण उसकी कौन सी प्रॉपर्टी है, सब पता लगा सकते हैं। और इन प्रॉपर्टीज को हम डिजिटल फॉर्म में रख भी सकते हैं और डिजिटल वे में उसका क्या कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन का, ज्ञान का उपयोग भी कर सकते हैं। अब कंपनियां क्या कर रही है, उस डिजिटल सीक्वेंस से क्या कर रही है, बेनिफिट, क्या उठा रही है, बेनिफिट। तो काली जो कॉन्फ्रेंस है उसमें टर्म न्यूज में रहती है, पहले तो ये डिजिटल सीक्वेंसिंग इंफॉर्मेशन, कि अगर बायोलॉजिकल जो प्रोडक्ट है उसकी ये जो इंफॉर्मेशन, इससे भी अगर बेनिफिट हो रहा है कंपनी को, वो भी क्या करे, बेनिफिट को शेयर करे। प्लस यहीं पर कुनमिंग बायोडाइवर्सिटी जो फ्रेमवर्क है, जो कुनमिंग में आ रहा है, मॉन्ट्रियल बायोडाइवर्सिटी, क्योंकि इसकी मीटिंग 2 बार हुई है, आधा पार्ट कुनमिंग में होगा, आधा पार्ट क्या होगा, मॉन्ट्रियल। तो इसके लिए भी यहां पर क्या होगा, फंड का क्या होगा, एस्टेब्लिशमेंट। ये इंपॉर्टेंट आगे 3-4 साल के लिए हो जाएगा प्रीलिम्स के लिए। तो यहीं पर इसी कंटेक्स्ट में फंड आएगा, काली फंड। देखो, दिस मीटिंग establishes कुनमिंग मॉन्ट्रियल बायोडाइवर्सिटी फंड। इस मीटिंग के द्वारा कुनमिंग मॉन्ट्रियल बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता कोष की स्थापना। इट एस्टेब्लिशेस कुनमिंग मॉन्ट्रियल बायोडाइवर्सिटी फंड। एक्चुअली $200 बिलियन का एनुअल फंड है, याद रखना है। सेकंड, इट ऑल्सो एस्टेब्लिशेस काली फंड, CALI, काली फंड, for access and benefit sharing, related to digital sequencing information. काली फंड, डिजिटल सीक्वेंसिंग इंफॉर्मेशन, हिंदी में डिजिटल सीक्वेंसिंग इंफॉर्मेशन के संदर्भ में
लाभ साझाकरण के लिए, लाभ साझाकरण के लिए इस कोष की स्थापना, इस कोष की स्थापना स्थापना। नेक्स्ट, सीबीडी कौन सी? 17, सीबीडी 17, ये होगी आपकी येरेवन, आर्मेनिया, येरेवन, आर्मेनिया। ऑफिशियल मस्कट इज, इसका मस्कट एरिवन अनोमेलस ब्लू। ये एक तितली है, बटरफ्लाई है, जो केवल और केवल उसी येरेवन और उसके आसपास के क्षेत्र में मिलती है, बटरफ्लाई। ये हाल ही में न्यूज में था, इस सेंस में क्वेश्चन होगा। मस्कट इज एरिवन अनोमेलस ब्लू। ब्लू बटरफ्लाई, नीले कलर की क्या है? बटरफ्लाई। क्लियर? बढ़ू, मोस्ट इंपोर्टेंट मार्क करना, एरिवन एनोमलस ब्लू वाज रिसेंटली इन न्यूज। व्हाट इज दिस? ये केवल और कहां मिलती है? येरेवन रीजन के आसपास ही मिलती है, आर्मेनिया। जो एक ही जगह वहीं मिलती है उनको टेक्निकल सेंस में क्या बोलते हैं? देशज, इंडिजिनस, या वहीं एंडेमिक। आगे बढ़ाएंगे जब स्पीसी पढ़ेंगे, एंडेमिक क्या होता है, अम्ब्रेला क्या होता है, ये सब बाद में पढ़ेंगे। तो यहां पर जो तुमने देखा, ये देख रहे तुम 28 लिख दिया था क्या? टारगेट्स 23 लिखो, 23 टारगेट्स हैं, 4 गोल्स एंड 23 टारगेट्स। जो कॉन्मिंग मॉन्ट्रियल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क है ना, उसके कितने टारगेट? 23। तो ये टारगेट्स क्या है? एग्जैक्टली इनको रट्टा नहीं मारना है, ये सारे टारगेट्स हैं। इसका रिव्यू होगा यहीं पर ये रेवन में। अभी आउटकम आएगा नहीं, आउटकम तो बाद में आएगा ना, तो देखना नहीं। बढ़ू आगे, ये सब कुछ क्लियर? तो रिवाइजन करवा देता हूं। सीबीडी कार्टाजेना एंड नगोया है 92, 93 में साइन हो रहा है। फर्स्ट सीओपी महामास 14 याद नहीं रखना है, 15 याद रखना है, कॉन्मिंग मॉन्ट्रियल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क। 16 याद रखना है, जहां पर क्या आएगा? काली फंड आएगा। सेक्रेटरीट मॉन्ट्रियल में यूनिपी के तहत कार्यान्वित होता है। फिर जो सीबीडी है लीगली बाइंडिंग है, उस समय हम पहले ही देख चुके थे, इसलिए वर्ड नहीं लिखवाया है। इसके 3 गोल है, जैव विविधता का संरक्षण करना है, जो सस्टेनेबल यूज करना, उपयोग करना है, और क्या है? इक्वल बेनिफिट को शेयर करना है। तो ये जो सीबीडी है और ये आपका, इन दोनों को ऑपरेशनलाइज कौन करता है? नगोया। इसको कौन करता है? सॉरी, कन्वेंशन, ये भी कंजर्वेशन भी कहां है उसमें, कार्टाजेना में। फिर ये याद नहीं रखना है, पहले लिखवाता था, अब नहीं। बॉगिस बोसाई डायलॉग, इसी में जो है, तो ये कार्टाजेना प्रोटोकॉल, नगोया प्रोटोकॉल। नगोया जो है थर्ड जो गोल है, एक्सीडेंट बेनिफिट शेयरिंग। फिर इसमें आपका शॉर्ट टर्म टारगेट एंड लॉन्ग टर्म। यही शॉर्ट टर्म क्या है? आईची। अब आईची को रिप्लेस कर रहा कौन? कॉन्मिंग मॉन्ट्रियल, कॉन्मिंग मॉन्ट्रियल। फिर यहां पर कार्टाजेना 2000 में आ रहा है, लागू 2003, भूल जाना सब।
किस पर है? अलमो, जो भी क्या है? जीवित और संश्लेषित जीव है। तो यहां पर ये इंटरनेशनल एग्रीमेंट को क्या है? नलिफाई नहीं करता, पैरेलली है। फंडिंग जीएफ। फिर आपका कार्टाजीना में बायो क्लियरिंग हाउस है, एडवांस इन्फॉर्म्ड एग्रीमेंट है, समझ में आ रहा है ना? फिर यहां पर आपका नगोया, तो इसमें जो है 2010, और लागू कब? 14, याद नहीं रखना है, लिखवे जरूर है, याद नहीं रखना है। फिर आपका लॉन्ग एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग के लिए, 5 लाभ साझाकरण के लिए, तो इसी में जो है लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म हो गया है। शॉर्ट टर्म में है आपके क्या? ये तो बायो प्रोस्पेक्टिंग के कंटेक्स्ट में क्या करता है? बायो पायरेसी को रोकता है। प्रोस्पेक्ट को क्या करेगा? प्रमोट करेगा कि नहीं करेगा? करेगा, बट रोकेगा किसको? पायरेसी को। फंडिंग जीएफ, ठीक है। तो इसको याद करने के लिए हो सकते हो कमर्शियल वेंचर, यही वर्ड लिखवाया है ना। ये क्या है? चोरी। जैसे हमारा हल्दी को चुरा लिया किसने? यूएस। इसी में आपका टिकेडीएल। आईची छोड़ो। और पनमिंग मॉन्ट्रियल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क कब आया है? 22। सीओपी 15, 23 टारगेट, 4 गोल्स। टारगेट्स याद नहीं रखने, इसी में आपका क्या है? 30x30 पूछ चुका है वो। इसी में जो है और भी, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसी के मुझे जाना है आगे यूएनसीसीडी में, बट मैं वो कन्वेंशन जो जैव विविधता पर है, सिमिलर जो है उनका थिंकिंग है जो सीबीडी का है, वो साथ ही लिखवा दे रहा हूं। क्योंकि एग्जाम में तुमने अगर पैटर्न देखा होगा तो क्या करता है? वो कंफ्यूजन क्रिएट करवाता है। तो ये 1992 पे नहीं है। जैव विविधता या बायोडायवर्सिटी कंटेक्स्ट में क्या है? अलग से ही है, तो वो हम अलग से लिख लेते हैं। उसके बाद हम आ जाएंगे यूएनसीसीडी, और उसके बाद अगेन हम आगे चालू हो जाएंगे। तो वो कन्वेंशन लिखवा दे रहा हूं जो सिमिलर है, जो क्या है? बायोडायवर्सिटी के कंटेक्स्ट में ही है। इसी में एक आता है आईपीपीसी, इंटरनेशनल प्लांट प्रोडक्शन कन्वेंशन। यह फाओ का है। तो उस कंटेक्स्ट में जो आप कीटनाशक डाल रहे हो, पेस्ट, ताकि आप वीड्स वगैरह, खरपतवार वगैरह कम कर सको, तो इनको डालने से एनवायरमेंट को क्या ना हो? नुकसान वगैरह ना हो। तो उस कंटेक्स्ट में आईपीपीसी, तो सम अदर कन्वेंशन रिलेटेड टू बायोडायवर्सिटी, सम अदर कन्वेंशन और प्रोटोकॉल्स रिलेटेड टू बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता से संबंधित अन्य प्रोटोकॉल या संस्थाएं या कन्वेंशन। फर्स्ट आईपीपीसी, इंग्लिश में लिखना है, इंटरनेशनल प्लांट प्रोटेक्शन कमीशन। केम इन 1997, यह 1997 में आया है, 1997 में आया है। एम इज टू चेक aim is to check aim is to check spread of pest, spread of pest and their and their control, and their control। लक्ष्य कीटनाशकों के फैलाव को रोकना व नियंत्रण। नेक्स्ट, सेकंड कमीशन,
कमीशन ऑन फाइटोसैनिटरी मेजर, फाइटोसैनिटरी मेजर। एक आयोग है। फाइटोसैनिटरी मतलब कल में पढ़ोगे, द इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हो तो आपकी स्वच्छता, हाइजीन इस कंटेक्स्ट में है। तो ये जो कमीशन है, जो प्लांट प्रोडक्ट्स वगैरह है, वो जब इंटरनेशनल ट्रेड में मूव हो रहे हैं तो उसकी वजह से आपकी बायोडाइवर्सिटी वगैरह को क्या ना हो, नुकसान ना हो, इसी कंटेक्स्ट में क्या है, यह है कमीशन। देखो, कमीशन ऑन फाइटोसैनिटरी मेजर, कमीशन ऑन फाइटोसैनिटरी मेजर, this is or this operationalize, this operationalize आईपीपीसी, इसी को ऑप्शनलाइज करता है, यह आईपीपीसी को कार्यान्वित करता है, आईपीपीसी को कार्यान्वित करता है, जिसका मुख्य केंद्र, जिसका मुख्य केंद्र पादपों से, पादपों से होने वाले जैव विविधता, पादपों से होने वाली, पादपों से जैव विविधता को होने वाले नुकसान को बचाना है, पादपों से जैव विविधता को होने वाले नुकसान से बचाना है। द एरिया ऑफ वर्क इज, एरिया ऑफ वर्क इज spread of plant pest and to check biodiversity loss, check biodiversity loss। थोड़ा सा बेसिक्स, इंटरनेशनल एग्रीमेंट में जब आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है उसके लिए अथॉरिटी कौन है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, डब्ल्यूटीओ। अब उसी डब्ल्यूटीओ में एक कंसेप्ट है, कंसेप्ट ऑफ सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी, जहां पर जो प्रोडक्ट्स जा रहे हैं उनकी क्या होनी चाहिए, स्वच्छता होनी चाहिए। और इसी के कंटेक्स्ट में कई इंपोर्टिंग कंट्री इंडिया के प्रोडक्ट को क्या कर देते हैं, बैन, जैसे अल्फाइन जो आम गया था रोक लगा दी गई थी। तो जो सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स हैं किसके, डब्ल्यूटीओ के, उसमें 3 सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन हैं जो उस कंटेक्स्ट में क्या करती है, काम करती है। उसमें से एक है आईपीपीसी, सेकंड है कोडेक्स एलिमेंट्रियस, थर्ड है आपके एनिमल प्रोडक्ट से संबंधित। लिखो, आईपीपीसी is one of the 3 sister organization, one of the 3 sister organization recognized under, recognized under WTO's sanitary and phytosanitary measure। आईपीपीसी डब्ल्यूटीओ के सैनिटरी व फाइटोसैनिटरी मेजर के तहत
WTO की सैनिटरी व फाइटोसैनिटरी मेजर्स के तहत तीन में से एक संस्था, तीन संस्थाएं में पहली कौन है? IPPC। सेकंड और थर्ड को मैं लिखवा दे रहा हूं, सेकंड और फर्स्ट ही इंपॉर्टेंट है, थर्ड वाली इंपॉर्टेंट नहीं है। फर्स्ट हो गया IPPC, सिंपल है, पेस्ट को रोकना है। और ये जब एक्सचेंज कर रहे हो तो उस कंटेक्स्ट में आपका पेस्ट भी क्या हो सकता है? कीट जा सकते हैं, कीटनाशक नहीं कीट, वो कीटनाशक लिखा था क्या? कीट लिखना, हिंदी वाले कीट लिखना उसको, कीटनाशक तो वो जो कीट को खत्म करेगा। तो सेकंड है आपका कोडेक्स एलिमेंट्रियस, सेकंड सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स के तहत कोडेक्स एलिमेंट्रियस, कोडेक्स एलिमेंट्रियस। इसको फूड कोड भी बोलते हैं। जो आप खाने का सामान भेज रहे हो ना, उसका सैनिटरी स्वच्छता का स्टैंडर्ड क्या, वो कौन तय करता है? इसके तहत। ये जो है बनाया इसको फाओ, और कौन बनाएगा? कॉमन सेंस लगाओ, इसको मत पढ़ो, खुद कॉमन सेंस लगाओ। खाना हेल्थ को नुकसान होगा ना, और इसको बोलते हैं, ये फूड कोड बनाता है। कोड मतलब स्टैंडर्ड, कोडेक्स एलिमेंट्रियस, एस्टैब्लिश्ड बाय फाओ एंड WHO, विश्व खाद्य संगठन व विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा। वो इंडिया का है। विश्व खाद्य संगठन है विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा। इट इज ऑल्सो नाउन एज फूड कोड, ऑल्सो नाउन एज फूड कोड। मतलब जो भी ये स्टैंडर्ड तय करती है वही क्या आपका फूड कोड। थर्ड जो सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है वो है वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ। जो आपके एनिमल प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए क्या करती है? स्टैंडर्ड। जो तीन सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है ना सैनिटरी फाइटोसैनिटरी में, तीसरी कौन है? ये भूल जाना है, लिख तो लो पर भूल जाना। कंप्लीशन के लिए थर्ड सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन, थर्ड सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ स्टैंडर्ड। इसके लिए बस इतना लिख लो, पशु उत्पाद व उसके संदर्भ में, रिलेटेड टू एनिमल प्रोडक्ट्स, पशु उत्पाद के संदर्भ में। एनिमल हेल्थ वगैरह है ना। मैं थोड़ा रिकैप करवा देता हूँ, यहाँ पर थोड़ा तुम ट्रैक से भटक गए होगे। एनिमल प्रोडक्ट देखो, अभी हम जो चल रहे थे 1992 चल रहे थे, 1992 में हम CBD कर रहे थे, ठीक है। CBD बायोडाइवर्सिटी के लिए है। अब इसी तरह जब ये बायोडाइवर्सिटी है तो अदर कन्वेंशन जो इसी कंटेक्स्ट में है बट मेजर का काम नहीं है, तो हम देख रहे थे वो अदर कन्वेंशन। तो अदर कन्वेंशन में आपका कौन? IPPC। तो इसमें जो पेस्ट है, कीट जो प्लांट वगैरह को क्या कर सके नुकसान, और प्लांट आपकी जैव विविधता का क्या है? एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इसके कंटेक्स्ट में आपका कौन है? IPPC। इसको जो इंप्लीमेंट करवा रहा है वो है करवा रहा है कमीशन। कमीशन का नाम कमीशन ऑन फाइटो सैनिटरी मेजर। इसका एस्टेब्लिशमेंट किया है। तो अब जब इंटरनेशनल ट्रेड होता है तो वहां पर क्या होता है? फूड भी एक्सचेंज होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हो, तो उसमें हर कंट्री का स्टैंडर्ड है।
तो उस कंटेक्स्ट में वो कुछ स्वच्छता, कुछ मानक के तौर पर, स्टैंडर्ड के तौर पर इनको इंपोर्ट करेगा। अब वो अपने ही डिसाइड कर लेगा तो क्या होगा, अपने डिसीजन लेकर इंपोर्ट को क्या कर सकता है, रोक सकता है। बट इस कंटेक्स्ट में डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग वो स्टैंडर्ड्स क्या होंगे जिसके आधार पर क्या है आप रोक भी सकते हो या अलाउ कर सकते हो। तो उस कंटेक्स्ट में डब्ल्यूटीओ 3 सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन को वो अलाउ करता है फूड के कंटेक्स्ट में। उसमें पहली ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, आईपीपीसी। सेकंड है आपका कौन, कोडेक्स एलिमेंट्रियस। बस इतना ही याद रखना है, ये किसका है, फाओ, और ये किसका है, और थर्ड है आपका क्या, एनिमल हेल्थ के कंटेक्स्ट में OIE। सिंपल याद नहीं रखना, इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। अब समझ में आ गया, क्लैरिटी। नेक्स्ट लास्ट UNCCD, देन फिर उसके आगे देखेंगे। नेक्स्ट थर्ड कन्वेंशन UNCCD, नेक्स्ट मेजर कन्वेंशन UNCCD। बैकग्राउंड पे चलते हैं। बैकग्राउंड में हमने 1992 यहां पर 2 कन्वेंशन, जलवायु परिवर्तन क्लाइमेट चेंज के लिए कौन सा, बायोडाइवर्सिटी के लिए कौन सा। अब इसी में एक एजेंडा, तो इसी के द्वारा आपका आएगा मेजर कन्वेंशन। वर्ल्ड ओवर ह्यूमन अपनी एक्टिविटीज से जो लैंडस्केप है, जो भू परिदृश्य है, उसमें चेंजेस ला रहा है, और वहां जो चेंजेस आ रहे हैं उस कंटेक्स्ट में वहां पर जो वेजिटेशन है, ग्रासेस हैं, वो सपोर्ट नहीं हो रही है, और वहां पर जो है फर्टिलिटी या प्रोडक्टिविटी क्या हो रही है, कमी हो रही है। और उस कंटेक्स्ट में जो डेजर्ट रीजन है वो क्या कर रहे हैं, एडवांस कर रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं। और अगर ये एक्सपेंड होगा तो आपका केस को खतरा होगा, फूड प्लस बायोडाइवर्सिटी को भी क्या होगा, खतरा होगा। और यह एजेंडा 21 के डॉक्यूमेंट में था। तो उसी से इंस्पिरेशन लेकर आपका आया है कन्वेंशन कौन, UNCCD। अब इस पर क्वेश्चन है यूपीएससी का पेपर 1 मेंस में, डेजर्ट डू नॉट हैव एनी बाउंड्री, कमेंट ही करते रहो, पता तो हमें है, समझाना क्या है कैसे। अब समझाना क्या है कैसे है, कहीं नोट्स में है नहीं है, जब तक तुम्हारी क्या नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं कि डेजर्टिफिकेशन होता है क्या है। जैसे अरावली है, अरावली पर इतना इश्यू क्यों चल रहा है, अरावली से अगर वेजिटेशन खत्म हो जाएगा तो डेजर्ट एरिया एक्सपेंड होगा। ऐसे ही सहारा है, तो सहारा का ये तुम्हें पता है कि क्या यहां पर फॉरेस्ट है, ये सहारा है, इसके बीच का ये जो रीजन है उसको क्या बोलते हैं, साहिल। एटलस देखना, वहां दूर दूर ऐसे लिखा हुआ है SAHEL, एटलस तो पढ़ते हैं पर दिखते नहीं है। तो इसका एक्सपेंशन इधर ना हो, तो इसके लिए एक प्रोजेक्ट चल रहा है, ग्रेट ग्रीन वॉल। वो सब इसी कंटेक्स्ट में चल रहे हैं, उन सब के लिए है आपका, मतलब इनके लिए नहीं, ग्रेट ग्रीन वॉल वगैरह, मरुस्थलीकरण डेजर्टिफिकेशन को रोकने के लिए क्या है, UNCCD। यह डेजर्टिफिकेशन जो है, इसके लिए यह कन्वेंशन आपका आएगा कब, 94 92 में नहीं है, 92 में एजेंडा 21 से क्या लेगा, ये इंस्पिरेशन लेगा बस, और उसकी
19 में मीटिंग होगी इंडिया में, और 19 में इंडिया में मीटिंग थी ना, इसलिए डेजर्टिफिकेशन पर पेपर 1 में क्वेश्चन था। देखो UNCCD और मरुस्थलीकरण पर केवल एकमात्र यह फ्रेमवर्क है यूएन का, इसके अलावा कोई फ्रेमवर्क नहीं है। इंडिया में भी मरुस्थलीकरण को लेकर, पर्टिकुलर लेकर कोई हमारा लॉ नहीं है। हमारे बहुत सारी पॉलिसीज हैं, उन सब के तहत क्या है, वो एक पार्ट है। स्पेसिफिक क्या नहीं है, टारगेट नहीं है। स्पेसिफिक क्या नहीं है, टारगेट नहीं है। देखो वही लिखवाता हूं पहले। UNCCD, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए अभी समय, मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए अभी समय। इट इज ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ एजेंडा 21। यह एजेंडा 21 की अनुशंसाओं से, एजेंडा 21 की अनुशंसाओं से, वित्त पोषण फंडिंग बाय GEF, only international binding agreement on desertification, मरुस्थलीकरण पर एकमात्र बाध्यकारी समझौता, it is based on the principle of participation, partnership and decentralization। यह है भागीदारी, सहयोग, विकेंद्रीकरण पर आधारित, बेस्ड ऑन पार्टिसिपेशन, पार्टनरशिप एंड डिसेंट्रलाइजेशन। यह है सहयोग, भागीदारी व विकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर आधारित। इसका मतलब क्या है, क्या यूएन ही कर पाएगा या कंट्रीज भी उसमें पार्टिसिपेट करें? क्या कंट्रीज ही कर पाएंगे या लोकल लेवल पर भी जाएंगे? नेक्स्ट, साइनिंग 1994, हस्ताक्षर 1994, केम इनटू इफेक्ट 1996, लागू 1996, हेडक्वार्टर बॉन, मुख्यालय बॉन कहाँ है? जर्मनी। मीटिंग आफ्टर एवरी 2 ईयर, मीटिंग 2 साल में एक बार। दो 2024 की मीटिंग COP 16 रियाद, COP 16 रियाद। COP 16 रियाद, सऊदी अरेबिया, RIYADH। एक और लिख लो, COP 13 चाइना। इंपॉर्टेंट है इसलिए लिखवा रहा हूं। यहां पर एक कोष की स्थापना होगी जिसका नाम है लैंड न्यूट्रलिटी फंड।
बस इसलिए लिखवाया है। इंग्लिश हिंदी में भी लिखना। यूपी 13 चाइना। यहां पर मीटिंग होती है ओडोस, चाइना की एक सिटी है ओडोस। तो वहीं पर एक फंड आता, कौन? लैंड न्यूट्रलिटी। अभी कुछ चीजें मैंने छुपाई है क्वेश्चन, उसके बाद इनको, क्योंकि मैं बता दूंगा तुम आंसर कैसे करोगे, कॉपी में लिखा हुआ है, ठीक है। और आंसर तुम्हें आता है, ये बिलीव रखना अपने आप पर। क्वेश्चन देखें। एक एक वर्ड देखना, वर्ड को सोचते जाओगे, वर्ड को कैच करते जाओगे, आंसर आता रहेगा। अब ये मैं नहीं भी लिखवाता तो, क्योंकि है तो वो लोकल से ही होगा। यहां पर कौन सा वर्ड कंफ्यूज कर रहा है? मेजर। और मेजर की भी किसको? साउथ एशिया और नॉर्थ अफ्रीका। ये अफ्रीका है, तो मान लो नॉर्थ अफ्रीका, तो ये हो गया। ये कहां गए? नीचे वाले में तो जा सकता है। साउथ एशिया बोल दिया, ठीक है, या तो थारी है। सऊदी अरेबिया किधर गया? फिर अटाकामा कहां गया? दिक्कत है बस, वो झूठ कैच करना सीखो। कहीं वेबसाइट पे जाकर तुम्हें मिलेगा भी नहीं है, पूरी वेबसाइट छान लेना। क्या करना? पूरी वेबसाइट, नहीं मिलेगा। एक्चुअल में ये जो है सीबीडी, सॉरी यूएनसीसीडी, यूएन जो है, यूएन की कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने अकॉर्डिंग वर्ल्ड को क्या करती है? डिवाइड करती है रीजन्स में। तो ये वर्ल्ड को जो है 5 रीजन में डिवाइड करता है। छठा इसका रीजनल है। पहला रीजन है इसका अफ्रीका, सेकंड है एशिया, थर्ड है लैटिन अमेरिका, फोर्थ है नॉर्दर्न और मेडिटेरेनियन, फिफ्थ है सेंट्रल एंड ईस्टर्न। अब देखो, अगर किसी को रीजन भी पता होगा तो कहेगा, झूठ बोलेगा, क्योंकि वो इसको बोल रहा है। अफ्रीका कहां गया? फिर कालाहारी कहां गया? वर्ल्ड को कितने रीजन में यूएनसीसी डिवाइड करता है? 5। छठा एक अलग है उसका। अब ये पता कब होगा मुझे? जब एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका। पहले थोड़ी पता होगा, कि पहले तो मैं छान ही रहा हूं ना, पहले मेरे नोट्स में ही नहीं होगा। वो कॉमन सेंस, और वही कॉमन सेंस तुमने यहां कैच किया था। अब मेजर का मतलब ये नहीं है कि क्वेश्चन क्या है गलत है, तुम्हें सोचने पर क्या होना है? मजबूर होना है। अब इसमें यस हो सकता है कि तुम आंसर सी और डी गलत हो जाए, बट कम से कम तुमने 2 ऑप्शन को क्या कर दिया? हटा दिया ना। ये रिस्क खेलना सीखना है, इसी रिस्क से क्या करना है? प्ले करना है, और इसी का नाम प्रीलिम्स है। तो ये जो है आपका जो है COP 16 कहाँ है? सऊदी अरेबिया में हो चुका है। 18 होगा। तो यहाँ पर ये है कंसेप्ट डेजर्टिफिकेशन का। तो मैं इसका एक डॉक्यूमेंट तुम्हें दूंगा, वो मेंस के लिए होगा, ऑल्दो वो ज्योग्राफी से ओवरलैप है। डेजर्टिफिकेशन होता है क्या है, डेजर्टिफिकेशन होता है क्या, प्रोसेस क्या है। तो इसी में कंसेप्ट आपका सॉइल इरोजन, ETC, इवन पोल्यूशन जो हो रहा है वो भी क्या है? यही है। ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स से हैं सारे डायग्राम।
तो हम आज इतना ही करते हैं। उसके बाद जो है अभी 2 क्लास और ले लेगा, तो क्या 3 ही ले लेगा। कन्वेंशन जो है वो पूरे, फिर प्रोटोकॉल्स पूरे, सॉरी ऑर्गेनाइजेशन पूरी, सारी ऑर्गेनाइजेशन 2 क्लास ले लेगी। फिर उसके बाद हम और डायनेमिक आएंगे, इंडियन लॉज, इंडियन कानून। वो भी जो है वो कंफ्यूजन रहता है, वहां पर भी क्या है, क्वेश्चन नहीं हो पाते हैं लोगों से, और वो तुम्हारा थिंकिंग बनाएगा। डीपीपी 2 हो चुकी है, एक और आज मिल जाएगी डीपीपी 3। 25 क्वेश्चंस हैं, ऐप पर मार्क करना है, ऐप पर क्या है, मार्क करना है, और देखना है कि तुम्हें कितने सही हो रहे हैं, वो तुम्हारा थिंकिंग बन रहा है कि नहीं बन रहा है, उसी से थॉट बनेगा। कोई डाउट? ठीक है, और कोई डाउट? 4 घंटे जो है थिंकिंग बन रहा है, मेनली फोकस थिंकिंग में करना है। बाद में अगर पढ़ोगे ना, यही नोट्स तुम्हारे जितने बने ना, जैसे आज का जो लास्ट का डायग्राम था वो समरी है पूरे लेक्चर्स का। समरी वो होती है, समरी ये नहीं होती कि पूरा उतार लिया। अगर मैं कहूँ नोट समरी में जितने 8 लेक्चर हुए 7, उसका एक ही पेज का समरी है। कौन सा? जो लास्ट में डायग्राम तुमने पिछली क्लास में बनाया था, सारे कन्वेंशन, वो समरी है।